नमस्कार दोस्तों, आरएनए में आपका स्वागत है। आज 14 मई दिन शुक्रवार की ताजा खबरें लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। भारत में कोविड-19 के नए मामलों में बढ़ोतरी के साथ साथ मौत के आंकड़े भी लगातार बढ़ रहे हैं और पिछले 24 घंटे में 4120 लोगों की मौत हुई है। इससे पहले बुधवार को देश में 4205 लोगों की मौत हुई थी, जो महामारी की शुरुआत से लेकर सर्वाधिक संख्या है। इसके अलावा 8 मई को भी 4187 मरीजों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटे में भारत में 3,62,727 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हुए हैं, जबकि इस दौरान 4,120 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। इसके बाद भारत में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 2,37,03,665 हो गई है, जबकि 2,58,317 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। आंकड़ों के अनुसार देश भर में पिछले 24 घंटे में 3,52,181 लोग ठीक हुए हैं, जिसके बाद कोविड-19 से ठीक होने वालों की संख्या 1,97,34,823 हो गई है। इसके बाद देश भर में एक्टिव मामले भी बढ़े हैं और देश भर में 37,10,525 लोगों का इलाज चल रहा है। इससे पहले बुधवार को कोविड-19 के 37,04,099 एक्टिव केस मौजूद थे। कोरोना वायरस महामारी के बढ़ते संक्रमण के बीच गुजरात में चक्रवाती तूफान तौकाते का खतरा मंडरा रहा है, जो भारी तबाही मचा सकता है। मौसम विभाग ने 17 और 18 मई को पश्चिमी तट की ओर चक्रवाती तूफान आने की भविष्यवाणी की है। हालांकि इस चक्रवात के पाकिस्तान में कराची के तट से टकराने की संभावना है, लेकिन गुजरात के समुद्री किनारे भी इसकी चपेट में आ सकते हैं। तौकाते इस साल 2021 का पहला चक्रवाती तूफान होगा। इस बार चक्रवाती तूफान का नाम म्यांमार की तरफ से दिया गया है, जिसका अर्थ होता है अत्यधिक आवाज करने वाली छिपकली। हिंद महासागर क्षेत्र के 8 देशों ने भारत की पहल पर चक्रवाती तूफानों को नाम देने की औपचारिक व्यवस्था शुरू की थी। इन देशों में भारत के अलावा बांग्लादेश, पाकिस्तान, म्यांमार, मालदीव, श्रीलंका, ओमान और थाईलैंड शामिल हैं। गुजरात के इस तरह के चक्रवाती तूफान की आहट के बाद राज्य के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने एक बैठक की और तटीय जिलों के अधिकारियों को चौकस रहने एवं जरूरी उपाय करने का निर्देश दिया है। आइए बात करते हैं कि गुजरात समेत अन्य किन राज्यों में बारिश की चेतावनी जारी की गई है। गुजरात के अलावा गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरल और लक्षद्वीप को सावधान रहने की हिदायत दी गई है, क्योंकि मौसम विभाग ने तटीय क्षेत्र में बारिश की संभावना भी जताई है। आखिरकार केपी शर्मा ओली एक बार फिर से नेपाल के प्रधानमंत्री बन गए हैं। विपक्ष के बहुमत जुटाने में विफल होने के बाद राष्ट्रपति ने ओली को फिर से इस पद पर नियुक्त कर दिया है। राष्ट्रपति कार्यालय ने एक बयान में कहा है कि राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने नेपाल के संविधान के अनुच्छेद 78(3) के अनुसार प्रतिनिधि सभा में बड़ी राजनीतिक पार्टी CPN-UML के नेता के रूप में ओली को प्रधानमंत्री के रूप में फिर से नियुक्त किया है। राष्ट्रपति भंडारी शुक्रवार को शीतल निवास में एक समारोह में ओली को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। अगर आप भी बनना चाहते हैं करोड़पति, तो कौन बनेगा करोड़पति से एक और मौका आपको अब मिल सकता है। सोनी टीवी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया गया है, जिसमें अमिताभ बच्चन शो का चौथा रजिस्ट्रेशन सवाल पूछते दिखाई पड़ रहे हैं। छोटे पर्दे के सबसे लोकप्रिय रियलिटी क्विज शो कौन बनेगा करोड़पति के इस सीजन का चौथा रजिस्ट्रेशन क्विज गुरुवार को पूछा गया। अमिताभ बच्चन ने गुरुवार को फैंस को हॉट सीट पर बैठने का चौथा मौका दिया और यदि आपको इस सवाल का सही जवाब पता है तो आप भी जीत सकते हैं कौन बनेगा करोड़पति के इस सीजन में अमिताभ बच्चन के सामने बैठकर करोड़ जीतने का मौका। सोनी टीवी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया गया है, जिसमें अमिताभ बच्चन शो का चौथा रजिस्ट्रेशन सवाल पूछते दिखाई पड़ रहे हैं। असम पुलिस ने कोकराझार इलाके में बीती रात भीड़ द्वारा हमले का शिकार हुए एक शख्स व महिला को बचाया है और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस द्वारा कहा गया है कि सोशल मीडिया सेंटर में टीम को फेसबुक लाइव में कुछ लोग दोनों पर हमला करते हुए नजर आए थे। 30 मिनट के अंदर ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों को बचा लिया। असम पुलिस ने ट्विटर पर यह घटना शेयर की है और पुलिस ने सोशल मीडिया टीम की तारीफ भी की है। केंद्र ने गुरुवार को चेतावनी देते हुए कहा है कि कोविड-19 दोबारा आ सकता है और राज्यों के साथ राष्ट्रीय स्तर पर तैयारी की जानी चाहिए। नीति आयोग के सदस्य VK पॉल ने कहा, हम दूसरी लहर के बारे में लगातार चेतावनी देते रहे। कोई भी मॉडलिंग पीक के स्तर का अनुमान नहीं लगा सकती, इसलिए पीक आएगी। वायरस दोबारा आ सकता है। पाबंदियों और कोविड-19 उपयुक्त व्यवहार का पालन होना चाहिए और इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने की जरूरत है।
शीना बोरा हत्याकांड मामले में मुख्य आरोपी इंद्राणी मुखर्जी ने कोविड-19 से संक्रमित होने के बाद स्वास्थ्य कारणों के आधार पर अंतरिम जमानत मांगी है। हालांकि अभियोजन पक्ष ने विशेष सीबीआई न्यायाधीश के समक्ष जवाब दाखिल कर जमानत याचिका का विरोध किया है। मुखर्जी को अगस्त 2015 में गिरफ्तार किया गया था और वह मुंबई के बाईकुला जेल में बंद है। अप्रैल 2012 में शीना की गला घोंटकर हत्या की गई थी। इजराइल ने फिलिस्तीन आतंकियों के रॉकेट हमले में जान गंवाने वाली 31 वर्षीय भारतीय नर्स सौम्या संतोष के परिवार का खर्च उठाने की पेशकश की है। भारत में इजराइल की उप उच्चायुक्त रोनी येदिदिया क्लेन ने कहा, इजराइल के अधिकारी नर्स के परिवार का ध्यान रखेंगे। हालांकि एक मां और पत्नी के नुकसान की कभी कोई भरपाई नहीं कर सकता। मूल रूप से केरल के इडुक्की की रहने वाली थी सौम्या संतोष। फॉर्च्यून मैगजीन द्वारा जारी दुनिया के 50 महानतम हस्तियों की 2021 सूची में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ आधार पूनावाला 10वें पायदान पर हैं। इसमें न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जेसिका अर्डर्न mRNA पायनियर्स दूसरे और पेपाल के सीईओ डैन शेलमन तीसरे पायदान पर हैं। वहीं गैर लाभकारी संस्था अरमान की फाउंडर व भारतीय यूरोगायनेकोलॉजिस्ट अर्पणा हेगड़े 15वें स्थान पर हैं। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ आधार पूनावाला ने कोविड शील्ड की खुराकों के बीच के अंतर को बढ़ाकर 12 से 16 सप्ताह करने के सरकार के निर्णय को अच्छा वैज्ञानिक फैसला बताते हुए इसकी सराहना की है। उन्होंने एनडीटीवी से कहा, यह बहुत अच्छा कदम है क्योंकि यह सरकार को मिले आंकड़ों पर आधारित है। यह प्रभावशीलता और प्रतिरोध क्षमता दोनों के लिए फायदेमंद है। पहले कोविड शील्ड की खुराकों के बीच 6 से 8 सप्ताह का अंतर था। कोवैक्सीन की खुराकों के लिए 4 से 6 सप्ताह का अंतराल बरकरार है। अगली खबर फिल्म अभिनेता रजनीकांत के प्रशंसकों के लिए है। फिल्म अभिनेता रजनीकांत ने गुरुवार को चेन्नई के एक निजी अस्पताल में कोविड-19 वैक्सीन की अपनी दूसरी खुराक लगवाई। उनकी बेटी ने टीकाकरण की तस्वीर ट्विटर पर शेयर कर लिखा, हमारे थलाइवा को वैक्सीन लग गई है, चलो हम मिलकर लड़ें और कोविड-19 के खिलाफ जंग जीत लें। केंद्र द्वारा कोविशील्ड वैक्सीन की 2 खुराकों के बीच का अंतर 12 से 16 सप्ताह तक बढ़ाने की सलाह स्वीकार करने पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने गुरुवार को केंद्र से इसके पीछे का विज्ञान समझाने को कहा। बकौल थरूर, यह घोषणा यूके के दिसंबर में और WHO के फरवरी में दिए गए 8 से 12 सप्ताह के गैप के सुझाव की सिफारिश करती है। पहले कोविशील्ड वैक्सीन की खुराक के बीच का अंतर 6 से 8 सप्ताह था। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने घोषणा की है कि इस वित्त वर्ष में कोविड-19 संकट के कारण अपने माँ बाप को खोने वाले बच्चों की शिक्षा की जिम्मेदारी अब राज्य सरकार उठाएगी। उन्होंने ट्वीट किया, पहली से 8वीं कक्षा तक के ऐसे बच्चों को 500 रुपए महीने और 9वीं से 12वीं कक्षा तक के ऐसे बच्चों को 1000 महीने की छात्रवृत्ति दी जाएगी। सरकारी या किसी भी निजी स्कूल के छात्र इस छात्रवृत्ति के हकदार होंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने गुरुवार को कोविड-19 के कारण आजीविका का संकट झेल रहे राज्य में 2,91,000 पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को 3,000 गुजारा भत्ता देने की घोषणा की। उन्होंने ट्वीट कर बताया कि श्रमिकों को यह राशि 1,500 रुपए की 2 किश्तों में दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने सभी श्रमिकों से जल्द वैक्सीन लगवाने का आग्रह किया है। गौरतलब है कि पंजाब सरकार ने पिछले साल भी ऐसी ही मदद करने का ऐलान किया था। अगली खबर आसाम से है। नागांव आसाम के कुंडोली वन क्षेत्र में 18 जंगली हाथियों को मृत पाया गया है। प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन्यजीव अमित सहाय के अनुसार शुरुआती जांच में आकाशीय बिजली को हाथियों की मौत का कारण माना जा रहा है, लेकिन उनके पोस्टमार्टम के बाद ही असली वजह का पता चलेगा। हाथियों के शव 2 अलग अलग झुंड में बरामद हुए थे। शुक्रवार को होगा मृत हाथियों का पोस्टमार्टम। अगली खबर दिल्ली से है। केएमपुर दिल्ली से लापता हुई 5 वर्षीय बच्ची को दिल्ली पुलिस ने 24 घंटे के भीतर उसके परिवार से वापस मिलवा दिया। यह बच्ची एक महिला को सब्जी मंडी में मिली थी, जिसके बाद वह उसे थाने ले गई। पुलिस उपायुक्त अतुल ठाकुर के अनुसार सोशल मीडिया व पुलिस की टीम के प्रयासों से बच्ची के घर वालों का पता लगाया गया। बच्ची अपने भाई बहन के साथ खेलने गई थी, जिसके बाद वह लापता हो गई थी।
द इंडियन एक्सप्रेस की एक खबर के अनुसार इतिहासकार रोमिला थापर समेत देश विदेश के 76 बुद्धिजीवियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम खुला पत्र लिखकर सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया है। इन बुद्धिजीवियों ने कोविड-19 की महामारी में इस परियोजना की आलोचना करते हुए लिखा है कि संसाधन का इस्तेमाल लोगों की जिंदगी बचाने के लिए किया जा सकता है। इजराइल के रक्षा मंत्री बेनी गैट्स ने देश में फैली अराजकता को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर सुरक्षा बलों की तैनाती का आदेश दिया है। उन्होंने कहा, हम एक आपातकालीन स्थिति का सामना कर रहे हैं। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जल्द अतिरिक्त सेना तैनात की जाएगी। बतौर गैट्स, इसके लिए इजराइल पुलिस बल के रिजर्विस्ट तैनात होंगे। सरकार ने विभिन्न राज्यों और यूनियन टेरिटरी में लोगों को लगाई जा चुकी कोविड-19 वैक्सीन की खुराकों की संख्या को दर्शाता हुआ एक मानचित्र गुरुवार को शेयर किया। इसके मुताबिक देश में सर्वाधिक डोज 1,89,00,000 महाराष्ट्र में लगाई गई है, जिसके बाद राजस्थान को 1,46,00,000 और गुजरात को 1,45,00,000 डोज और उत्तर प्रदेश को 1,41,00,000 डोज लगाई जा चुकी है। भारत में अब तक कुल 17,72,14,256 डोज लगाई जा चुकी है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने उत्तर प्रदेश व बिहार में गंगा में कई शव बहते मिलने की शिकायत पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय समेत दोनों राज्यों को नोटिस जारी कर 4 हफ्तों में कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी है। बकौल आयोग, सरकारी अधिकारी लोगों को शिक्षित करने व गंगा में अधजले शवों को बहाने की जांच करने में विफल रहे। हमारी पवित्र गंगा नदी में शवों को बहाना स्वच्छ गंगा परियोजना के दिशा निर्देश का उल्लंघन है। तिहाड़ जेल प्रशासन ने दिल्ली सरकार को पत्र लिख तीनों जेलों में बंद 18 से 45 आयु के 18,131 कैदियों के लिए कोविड-19 टीकाकरण अभियान शुरू करने को कहा है। तिहाड़ जेल के डीजी संदीप गोयल ने बताया कि वर्तमान में 45 वर्ष से अधिक आयु के 1,185 कैदी वैक्सीन की पहली डोज और 45 कैदी दूसरी डोज लगवा चुके हैं। गोवा मेडिकल कॉलेज व हॉस्पिटल GHMC में कथित तौर पर ऑक्सीजन की कमी से 15 और कोविड-19 रोगियों की मौत के बाद बॉम्बे हाईकोर्ट ने गोवा सरकार को प्रदेश में ऑक्सीजन की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट ने कहा, आंकड़े बताते हैं कि ऑक्सीजन की कमी से मौतें हो रही हैं। तथ्य नकारने की कोशिश न करें। गोवा में बुधवार को 70 कोविड-19 मरीजों की मौत हुई थी। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर V.K. पॉल ने कहा है कि भारत में अगस्त व दिसंबर के बीच भारतीयों के लिए कोविड-19 वैक्सीन की 216 करोड़ डोज निर्मित होगी। उन्होंने कहा, इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैक्सीन सभी के लिए उपलब्ध होगी। उन्होंने निर्मित होने वाले टीकों की एक अनंतिम तालिका भी शेयर की। आयात लाइसेंस 1 से 2 दिनों के भीतर दे दिया जाएगा। BCCI ने पूर्व क्रिकेटर रमेश पवार को भारतीय महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया है। रमेश 2018 में जुलाई से नवंबर तक भारतीय महिला टीम के कोच रह चुके हैं, जिस दौरान टीम T20 महिला विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंची थी। रमेश के पिछले कार्यकाल में उनके व मिताली राज के बीच अनबन की खबरें आई थी। ईद उल फितर के मौके पर गुरुवार को जम्मू कश्मीर के पुंछ, रावलकोट और मिंदर हॉट स्प्रिंग क्रॉसिंग पॉइंट पर भारतीय और पाकिस्तानी सेना के जवानों ने एक दूसरे को मिठाइयां दी। मिठाइयों के आदान प्रदान की कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं। इन तस्वीरों पर एक यूजर ने कहा, भारतीय सेना अपने मानवीय व्यवहार के लिए जानी जाती है। हमारी सेना को नमन, हमारे सैनिक हमारा गौरव है। माउंट एवरेस्ट की चोटी के पास 55 वर्षीय अमेरिकी पर्वतारोही और एक 41 वर्षीय स्विस पर्वतारोही की मौत हो गई। नेपाल ने पिछले महीने ही विदेशियों के लिए दोबारा माउंट एवरेस्ट खोला है। भारतीय लेग स्पिनर यजुवेंद्र चहल के माता पिता कोरोना वायरस से संक्रमित मिले हैं। चहल की पत्नी धनश्री ने इंस्टाग्राम पर बताया कि दोनों में गंभीर लक्षण हैं और उनके ससुर को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि सास का घर पर ही उपचार हो रहा है। धनश्री ने लिखा, आप सभी घर पर रहिए और परिवार का पूरा ध्यान रखिए। भारत में कोविड-19 के 37,10,525 केस सक्रिय है।
नीति आयोग के सदस्य वी.के. पॉल ने गुरुवार को कहा कि भारत में अगले सप्ताह से बाजार में स्पुतनिक वी कोविड-19 वैक्सीन उपलब्ध हो सकती है। उन्होंने कहा, हमें उम्मीद है कि रूस से जो सीमित सप्लाई आई है वह अगले सप्ताह से बिक्री के लिए उपलब्ध होगी। बकौल पॉल, देश में इसका उत्पादन जुलाई में शुरू होगा। भारत में स्पुतनिक वी के 15 करोड़ 60 लाख डोज तैयार किए जाएंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बताया है कि कोविड-19 संकट के मद्देनजर नए विधानसभा भवन, राजभवन, मुख्यमंत्री आवास समेत अन्य प्रमुख भवनों के निर्माण पर रोक लगा दी गई है। उन्होंने बताया कि कोरोना काल से पहले मंत्रियों व वरिष्ठ अधिकारियों के आवास, नए सर्किट हाउस और अन्य भवनों के निर्माण कार्य का भी शिलान्यास हुआ था। उन्नाव, उत्तर प्रदेश में इस्तीफा देने वाले प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के प्रभारी 14 डॉक्टरों ने गुरुवार को अपना इस्तीफा वापस ले लिया है। उन्नाव के जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने कहा, सीएमओ व एसीएमओ ने उनसे बात की है। हम चर्चा के जरिए उनके मुद्दों का जल्द समाधान करेंगे। दरअसल इन डॉक्टरों ने मानसिक उत्पीड़न व दुर्व्यवहार का आरोप लगाया था। डॉक्टरों ने स्वास्थ्य विभाग के अफसरों पर दंडात्मक कार्रवाई व अमर्यादित बर्ताव करने का भी आरोप लगाया था। इलेक्शन कमीशन ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में विधान परिषद के लिए होने वाला द्विवार्षिक चुनाव टाल दिया है। बकौल इलेक्शन कमीशन, कोविड-19 की दूसरी लहर के कारण स्थिति में सुधार न होने तक चुनाव कराना ठीक नहीं होगा। आंध्र प्रदेश विधानसभा परिषद के 3 और तेलंगाना के 6 सदस्यों का कार्यकाल क्रमशः 31 मई और 3 जून को खत्म हो जाएगा। इन सीटों पर भविष्य में स्थिति के हिसाब से चुनाव होगा। हालांकि इसके लिए कोई समय सीमा तय नहीं की गई है। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में गुरुवार की सुबह पुलिस की C-60 यूनिट ने मुठभेड़ में 2 नक्सलियों को मार गिराया। गढ़चिरौली पुलिस के अधीक्षक अंकित गोयल के अनुसार पुलिस को नक्सलियों के एकत्रित होने की गुप्त सूचना मिली थी। उन्होंने बताया कि पुलिस को देखकर नक्सलियों ने उन पर गोलियां चलानी शुरू कर दी, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई की गई। 28 अप्रैल को भी ऐसी घटना में 2 नक्सली मारे गए थे। भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI जस्टिस NV रमणा ने गुरुवार को कहा कि वह सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही के सीधे प्रसारण के प्रस्ताव पर सक्रियता से विचार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस दिशा में ठोस कदम उठाने से पहले वह कोर्ट के सहकर्मियों से आम सहमति भी लेंगे। बकौल CJI, कोर्ट की सुनवाई में पारदर्शिता बहुत जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने वर्चुअल सुनवाई से मीडिया कर्मियों को जोड़ने के लिए एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया है। उत्तर प्रदेश के अपर सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने गुरुवार को बताया कि राज्य में 24 घंटे में कोविड-19 के 17,775 नए मामले सामने आए और 19,425 मरीज डिस्चार्ज हुए, जबकि 281 संक्रमितों की मौत हो गई। बकौल प्रसाद, यूपी में कोविड-19 का रिकवरी रेट 86% है। वर्तमान में कोविड-19 के एक्टिव केसों की संख्या 2,04,658 है। यूपी में कोविड-19 से अब तक 13,59,676 लोग ठीक हो चुके हैं। फिल्म अभिनेता सलमान खान ने इस साल ईद मनाने की तैयारियों को लेकर कहा है कि इस बार ईद अलग तरह से मनाई जाएगी। उन्होंने कहा, हर कोई अपने अपने कमरे में होगा। सलमान ने आगे कहा कि उम्मीद है कि मेरे या अन्य स्टार्स के घर के बाहर भीड़ नहीं जमा होगी। यह नहीं होना चाहिए। एक रिपोर्ट के अनुसार टाटा समूह ने ई-फार्मेसी 1mg में 65% हिस्सेदारी प्राप्त करने के लिए कंपनी के साथ 780 करोड़ रुपए का समझौता किया है। समझौते के आधार पर कंपनी का कुल मूल्यांकन 1200 करोड़ रुपए है। इससे पहले भी टाटा को ऑनलाइन ग्रोसरी स्टोर बिग बास्केट में 64% हिस्सेदारी खरीदने के लिए भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI की अनुमति मिली थी। 1mg के सह संस्थापक कंपनी के साथ बने रहेंगे। पश्चिम बंगाल के गवर्नर जगदीप धनखड़ चुनाव के बाद हुई हिंसा से प्रभावित क्षेत्रों में दौरे के लिए गुरुवार को कूच बिहार पहुंचे। वहां पहुंचने पर उन्होंने कहा कि देश के संविधान की रक्षा करना, उसे संरक्षित करना और उसका बचाव करना मेरा कर्तव्य है। दौरे को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने तय मानकों का उल्लंघन बताया है। 10 अप्रैल को कूच बिहार में CISF की फायरिंग में 4 लोगों की मौत हुई थी। पश्चिम बंगाल में बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह ने दावा किया है कि उत्तर 24 परगना जिले के जगदल में उनके घर पर बीती रात 4-5 लोगों ने देशी बम से हमला किया। उन्होंने कहा, लंबे समय से तृणमूल कांग्रेस मुझे मारने की साजिश रच रही है। विधानसभा चुनाव से पहले मार्च में भी सिंह के घर हमला हुआ था। बंगाल की बैरकपुर सीट से सांसद हैं अर्जुन सिंह।
दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने गुरुवार को बताया कि दिल्ली सरकार ने केंद्र को पत्र लिखकर कहा है कि उनके पास अतिरिक्त ऑक्सीजन है जिसे दूसरे राज्यों को भी दिया जा सकता है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के मामलों में वृद्धि के दौरान 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत थी, जो अब घटकर 582 मीट्रिक टन रह गई है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 10,400 मामले आए हैं। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने गुरुवार को ऐलान किया कि कोविड-19 के चलते उत्पन्न हुई मौजूदा स्थिति के चलते 27 जून को प्रस्तावित सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2021 को टाल दिया गया है। आयोग के अनुसार यह परीक्षा अब 10 अक्टूबर को आयोजित की जाएगी। गौरतलब है कि देश में कोविड-19 के 37 लाख से अधिक सक्रिय केस हैं। देश भर में 24 घंटों में कोविड-19 के 3,62,727 नए केस मिले हैं। लगातार दूसरे दिन भी कोविड-19 से 4,000 से अधिक मौतें हुई हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि कोविड-19 के कारण राज्य में लागू लॉकडाउन को 10 दिन के लिए 25 मई तक बढ़ा दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मंत्रियों व पदाधिकारियों के साथ लॉकडाउन की स्थिति की समीक्षा के बाद लॉकडाउन को बढ़ाने का फैसला किया गया। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन का सकारात्मक प्रभाव दिख रहा है। बिहार में बुधवार को कोविड-19 के 9,836 नए केस दर्ज हुए। राज्य में 99,623 एक्टिव केस हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को अलीगढ़ में कोविड-19 कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का निरीक्षण किया और कोविड-19 से प्रभावित अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी AMU में कुलपति व अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा कि कोविड-19 की तीसरी लहर की आशंका के मद्देनजर हमने तैयारी शुरू कर दी है, जिसके लिए टीम बनाई गई है। बचाव का सर्वोत्तम उपाय है कोविड-19 के लक्षण होने पर जाँच करवाएं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को ऐलान किया कि कोविड-19 के चलते जिन बच्चों के परिवार में माता पिता नहीं रहे और कोई कमाने वाला नहीं बचा है, उनके परिवार को 5,000 रुपए माह की पेंशन दी जाएगी। उन्होंने कहा कि ऐसे बच्चों की निःशुल्क शिक्षा का प्रबंध भी किया जाएगा और परिवारों को पात्रता न होने पर भी राशन उपलब्ध कराया जाएगा। ऐसे परिवारों को सरकार की गारंटी पर बिना ब्याज के काम धंधे के लिए ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। बजाज ऑटो ने कहा है कि वह कोविड-19 से मरने वाले उसके कर्मचारियों के परिवार को अधिकतम 2 लाख रुपए माह का वेतन 2 साल तक देना जारी रखेगी। कंपनी ने कहा कि वह ऐसे कर्मचारियों के 2 बच्चों की स्नातक तक की शिक्षा का खर्च भी उठाएगी। बोरोसिल और सन फार्मा ने भी अपने कर्मचारियों के लिए ऐसी घोषणाएं की हैं। बच्चों को 12वीं तक 1 लाख रुपए प्रति वर्ष व स्नातक में 5 लाख रुपए प्रति वर्ष की मदद दी जाएगी। हरदोई उत्तर प्रदेश के मड़िया गांव में बुधवार रात आई तेज आंधी से एक घर की दीवार गिर गई, जिससे चाचा भतीजा समेत 4 लोगों की मौत हो गई। वहीं हादसे में गंभीर रूप से घायल एक शख्स को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रिपोर्ट्स के अनुसार हादसा उस दौरान हुआ जब घर के बाहर रामायण का पाठ किया जा रहा था। SDM मनोज श्रीवास्तव ने पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का भरोसा दिया है। ICC ने टेस्ट टीमों की ताजा रैंकिंग जारी की है, जिसमें भारत और न्यूजीलैंड क्रमशः पहले व दूसरे स्थान पर बरकरार हैं। ऑस्ट्रेलिया को पछाड़कर इंग्लैंड तीसरे स्थान पर पहुंच गया है और ऑस्ट्रेलिया चौथे पायदान पर लुढ़क गया है। बांग्लादेश को 2-0 की सीरीज हराने के बाद वेस्टइंडीज 2 पायदान की छलांग लगाकर 6ठे स्थान पर है और पाकिस्तान 5वें स्थान पर है। महाराष्ट्र सरकार ने कोविड-19 संक्रमण से संबंधित मौजूदा प्रतिबंधों को 1 जून सुबह 7 बजे तक बढ़ा दिया है। राज्य सरकार ने कहा कि परिवहन के किसी भी माध्यम से राज्य में दाखिल होने के लिए व्यक्ति के पास नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट होनी चाहिए। राज्य सरकार ने अधिकारियों को ग्रामीण बाजारों पर विशेष निगरानी रखने को कहा है। महाराष्ट्र में कोविड-19 के 5,48,507 सक्रिय मामले हैं।